आज का ये वीडियो हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर है जिसका नाम लगभग सभी लोगों ने ज़रूर सुन रखी होगी। यानी कि आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, यानी बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, यानी कि आप 10th तक भी हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप इतना एक जो टॉपिक है इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में आप बात करें 10th का भी जो सेकंड या फिर बात करें थर्ड जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद जो है, उसमें भी ये टॉपिक का वर्णन किया गया है। या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना फेमस है कि आज भी आप जहाँ देखेंगे पंजाब साइड की जो एरिया है उसमें भी एक आजकल इमारत एक बन चुकी है जिसका पूरा आज को पूरी यादें है, जहाँ पे दीवारें उसको भी आप देख सकते हैं। लोग आजकल जलियांवाला बाग में घूमने के लिए जाते हैं, ये देखने के लिए जाते हैं कि उसमें कैसा कांड हुआ था, कैसे कैसे गोलियां चली थी, इसके बारे में घूमने के लिए लोग आजकल जा रहे हैं। तो इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि क्या हुआ था इसमें, इसी के बारे में पूरे डिटेल में जानने के। नाम से ही आपका स्पष्ट हुआ कि जलियांवाला, यानी कि ये एक बाग का भी नाम है, यानी कि जलियांवाला बाग से आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि यह एक बाग में है। और इसमें हत्याकांड से आप इतना स्पष्ट आपका हो गया होगा कि इसमें कोई जरूर हत्या जैसे कोई चीज़ हुई होगी, तभी तो इसका नाम है हत्याकांड। तो इसी के बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ पड़ता है, तो ये बात करिए पंजाब में पड़ता है। जो पंजाब का एक अमृतसर नाम का शहर है, उसी में एक प्रकार का एक बाग है जिसका जलियांवाला बाग कैसे नाम पड़ा, तो इसका हम थोड़ी जान लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा है जलियांवाला बाग, ये जल्दी नाम का एक आदमी था, यानी पंजाब साइड के एरिया में बात कर रहे हैं। जल्दी नाम का एक आदमी के नाम पर ये बहुत ही अमीर व्यक्ति था, एक तरह का सेठ टाइप का था। तो इसी के नाम पर इनका एक बाग था जिनका नाम था जलियांवाला बाग। इसमें हत्याकांड नहीं जुड़ा गया था। इसमें एक मान लीजिए कि जलियांवाला बाग है, इसमें कोई हत्याकांड जैसे नहीं जुड़ा गया था। लेकिन बात करें ये जो एक घटना हुई थी इसी के अंदर, जिसके कारण इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 अप्रैल। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 1919 को ये घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग नाम के एक बाग है, यानी कि एक बगीचा है, एक गार्डन है, आप इसे बोल सकते हैं। और आप एक और बात देख पा रहे होंगे कि ये 1919 का दशक है, यानी कि यहाँ पे अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है थोड़ा ही अभी समय हुआ है समाप्त होते हैं उन्होंने। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तब 1914 में स्टार्ट हुई थी। कब? ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कब तक चली थी? तो 1918 तक के चली थी, यानी कि 1914 से 1918 तक, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते हैं। और आपके 1919 में देख सकते हैं अंग्रेजों द्वारा ये आपका कांड आपका सामने आ चुका है। यानी कि कौन कांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा पीछे चल के इसमें समझते हैं। यहाँ पे जो यानी कि मान लीजिए 13 अप्रैल घटना है, तो हम अगर बात करें 10 अप्रैल की, यानी कि 10 अप्रैल की इसमें बात करें तो पंजाब साइड की जो एरिया होती है ना, जैसे कि उसमें बात करें जैसे कि दो बड़े लीडर जैसे कि पंजाब साइड में एक्टिव थे, यानी कि राजनीति करने वाले हैं, एक तरह से बोल सकते हैं क्रांतिकारी टाइप के। तो वो थे एक सैफुद्दीन किचली, दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। तो इसमें जो दो लीडर जो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें ये क्या था कि पंजाब साइड के जो एरिया थे उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बहुलता थी, यानी बहुत ही ज़्यादा उसमें यह था कि अगर अंग्रेजों के जैसे कि एक और नीति के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि फूट डालो और राज करो। ये जानते थे कि अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन दोनों को अगर बांट देंगे तो इन पर शासन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो आप मान लीजिए नाम से आपका स्पष्ट होगा, डॉक्टर सत्यपाल यानी कि एक हिंदू है, और एक है आपका सैफुद्दीन किचलू जो कि एक मुसलमान है। तो दोनों मेन लीडर है, यानी एक तरह से बहुत ही क्लोज फ्रेंड एक तरह से थे। तो दोनों एक बहुत ही एक्टिव थे पंजाब साइड के एरिया में, और अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। इन पर लोग सोचा इन लोगों ने, जैसे कि अंग्रेज़ों ने कि अगर ये एक्टिव रहे यानी कि इस तरह से काम करते रहे तो कहीं हमारे इंडिया में टिकना बहुत ही मुश्किल हुआ था। क्या कहा इन लोगों ने, अंग्रेज़ से यानी कि आपका पता हुआ अंग्रेज़ इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड से एक नीति बन कर आई, यानी एक तरह से कानून बन के आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। नाम सुना होगा आप लोगों ने, रॉलेट एक्ट लिख दे रहे हैं आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। रॉलेट एक्ट। अब इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा और इसमें क्या होता था इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट का मतलब है एक तरह से रॉलेट, यानी कि ये जो रॉलेट था ना, ये सिडनी रॉलेट एक आदमी का नाम था, जो कि एक तरह से बात कर सकते, कोई होता ना बहुत जन सभा है, कोई एक तरह से मेंबर है, यानी कि मान लीजिए कोई सदस्यता है या फिर 10 लोग है एक पार्टी में, 10 लोग का एक मेन होगा, तो मेन का इसमें जो मेन था उसका नाम था सिडनी रॉलेट। तो उसी के नाम पर एक रॉलेट एक्ट का कानून बना दिया गया। इसमें क्या होता था कि यानी कि ऐसा कानून, यानी कि 1857 की आप सभी लोगों ने बात सुनी होगी, 1857 वाली की, इसमें क्या बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था। यानी इसमें मंगल पांडे जो थे वो प्रमुख थे इसमें से, जैसे कि उन्होंने कारतूस होती थी उसमें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया थे, उनके ही सेना में थे। तो ये 1857 की क्रांति वाली अंग्रेजों को डर था कि ये दोबारा ना हो जाए, इसीलिए इसमें क्रांतिकारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभर रहे थे। तो इन लोगों ने एक कानून बनवाया इंग्लैंड से बोल करके, क्योंकि आपको पता होगा कि ये महारानी के अंडर जो ये चल रहा है, जैसे कि इंडिया का जो शासन है वो उस समय चल रहा था। तो वे क्या किए कि वहाँ पे एक कानून बन के आया रॉलेट एक्ट नाम की।
रॉलेट एक्ट, इसमें क्या होता था कि इसमें कोई कानून नहीं, यानी कि ऐसा कानून जिसमें किसी को भी कभी भी पकड़ सकते हैं, कभी भी उठा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। यानी कि जैसे कि आज भी आपको पता होगा कोई जेल होता है तो वो होता है कि सजाएं होती है कि अगर 5 साल के लिए जेल है या फिर 2 साल के लिए जेल है, जितना तो एक निश्चित टाइम होता है इसमें, ताकि कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। यानी कि ऐसा कानून नहीं, जब चाहे किसी को उठा सकते हैं, किसी को भी टॉर्चर कर सकते हैं, किसी को भी फांसी पर लगा सकते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी दलील के, बिना किसी आरोप के भी। ऐसा कानून, क्योंकि अंग्रेजों को तो शोषण नहीं करना था ना इंडियन को, तो इसलिए वहाँ से कानून बन के आया कि ताकि वो क्रांतिकारी टाइप के जो आदमी थे उसको एक तरह से पकड़ सके, हमारी ज़्यादा तक शासन कर सके इंडिया, इसके लिए ये कानून बना रहे थे। तो ये आए, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो इस हम लोगों ने क्या किया, इंडियन ने खासकर इस रॉलेट एक्ट को हम लोगों ने काला कानून की संज्ञा दी। हम इसे काला कानून मानते थे। इसमें बहुत सारे लीडर ने इनका विरोध भी, जैसे कि महात्मा गांधी जी या फिर बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लीडर थे, इनका विरोध में भी हमने देखा कि ये लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। इसमें प्रदर्शनकारी हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, तो ये सब चल रहे थे। तो उसमें 10 अप्रैल की जो घटना थी, इसमें इसी के दौरान, यानी रॉलेट एक्ट की ही हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए रॉलेट एक्ट जब चल चुका है, यानी कि ये जो हमारा ये है रॉलेट एक्ट, जब ये रॉलेट एक्ट बन चुका है तो इसका डेमो भी देना होगा ना इंडियन को, कि अगर रॉलेट एक्ट, तो इसका उदाहरण भी आपको बता देता है कि ये क्या है। तो वो अंग्रेज ने थे, उसने क्या किया कि रॉलेट एक्ट के जरिए 2 लीडर, जैसे कि हम बताए थे आपका, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन्हीं के दौरान रॉलेट एक्ट में उन लोगों ने उठा लिया। कब? 10 अप्रैल 1919 को अपने वहाँ पे अंडरग्राउंड करवा लिया, वो अपने जेल में या फिर कहाँ रखे, क्या किए, इनका कोई अता पता नहीं मिला, क्योंकि नियम ही था इस कानून का कि कोई नहीं बता सकता कि आपका जो हम आपके आदमी को उठाए वो कहाँ रखे हुए, क्यों उठाए है, और इसका वापस भी करेंगे या नहीं, इसको कोई जानकारी नहीं देनी थी। कि इस कानून का सबसे बड़ा मुद्दा यही था। तो इसी के दौरान इन दोनों लीडर को उठा लिए, और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने, तो मान लीजिए कि ये तो मास लीडर थे ना, जिसके मास लीडर का मतलब होता है एक जन नेता, यानी कि बहुत सारे लोगों का प्रिय नेता। एक तरह से जो उन लोगों के प्रिय थे वो तो खोजेंगे ना कि हमारा लीडर कहाँ गया, हमारा नेता कहाँ गया, तो उन लोगों के खोजने से एक प्रदर्शनकारी, जैसे कि बात करें तो 11 से 10 अप्रैल को क्या किया कि ये उठा लिए गए। तो उसी दिन क्या गए, बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि पंजाब साइड में एक होता है ना आजकल, इसके एक जिला का एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसके पास जाकर जो भी हमारी परेशानियां होती है उससे बताते हैं। तो उसी तरह से जितने भी सारे यहाँ पे लोग थे पंजाब साइड के, जिनके ये लीडर थे, ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो इनके जो थे वो एक तरह से पहुंचे कि भाई हमारे बाद लीडर बताइए कि वो कहाँ गए, क्यों पकड़े। तो एक तरह से सभा करने लगे थे, आंदोलन करने लगे, किसके, डीएम, यानी कि तरह से उसके घर के बाहर। तो उसने डीएम ने आदेश दिया कि अरे हटाओ इन लोगों को, क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने तभी नहीं हटे, मान लीजिए वहाँ पे नोटिस दिया होंगे कि आप लोग हट जाइए, नहीं तो आप पे हमारा फायरिंग हो सकती है। तो वो नहीं हटे, तो उन लोगों ने, जैसे कि पंजाब के जो डीएम एक तरह से मेन अधिकारी थे उस समय के, ये 1919 की घटना हो रही है, तो ये आज की बात करें तो 100 साल बीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, जिसके कारण अभी के और उस समय के जो सिस्टम है काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो उस समय था एक कमिश्नर टाइप का रहा हुआ पंजाब के साइड का, तो उस समय उन लोगों ने क्या किया, फायरिंग कर दूँ, ये तो ऐसे हटेंगे नहीं तो गोलीबारी करवा दी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 लोग ही, ज़्यादा इसमें नहीं मारे गए थे। तो एक डेमो था जलियांवाला बाग का, एक तरह से आप समझ सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग, मान लीजिए आप किसी पर 2 थप्पड़ मारे तो वो भी तो सामने वाला मारेगा ना। तो उन लोगों ने भी क्या किया, अगले ही दिन हम बात करें 11 से 12 अप्रैल को, उन लोगों ने अंग्रेज़ों को भी, यानी गोरे अंग्रेज थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि यार हम इनको मारे तो ये भी हमें मार रहे, वो हमें क्या कहते हैं, बेवकूफ़ समझते थे। कौन? ये अंग्रेज़ टाइप के जो लोग थे। तो 11 से, मान लीजिए 11 से 12 तारीख के बीच जब कुछ घटनाएं हुए, इंसिडेंट हुए बहुत जगह, जिसमें अंग्रेज भी मारे गए, तो इन लोगों ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का क्या मतलब होता है ये भी हमको बता देते हैं। मार्शल लॉ का एक तरह से मतलब होता है कि जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा होगा ना, उसमें जैसे कि लॉकडाउन चला था कुछ ही समय बीते हुए, तो ये जो लॉकडाउन जैसे कि होता है ना, जैसे घर में ही व्यक्ति को रहना है, उसी तरह से मार्शल लॉ होता है। इसमें पूरे सड़कों पर एक तरह से सेना दिखाई दे रही होगी, जैसे दिखाई देती थी। ऐसे वो इसलिए रहते थे क्योंकि जो लोग हैं वो सभाएं नहीं कर पाए, जैसे कि 2 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है, 3 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है, इस तरह के जो नियम बन रहे थे ना, इसी होता है मार्शल लॉ। यानी कि लोगों को एक तरह से मिलने नहीं देना, कि घर में ही रहो, बाहर नहीं निकलना है, इस तरह से मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ 11 से 12 तारीख में लग रही है। 13 तारीख की बात करें, 13 अप्रैल को बात करते हैं। 13 अप्रैल जो है, इसमें एक मेला लगता था। किसमें? पंजाब में मेला लगता था, इसका नाम था वैसाखी का मेला इसे हम बोलते थे। बैसाखी टाइप का जो आज भी देखोगे सिखों के जो होते हैं, सिख जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो बैसाखी का जो दिन है तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें एक मेला लगता है। मेला जो लग रहा था वो जलियांवाला बाग के थोड़ी ही दूर पर मेला लग रहा था। तो आपको पता होगा कि मार्शल लॉ लग चुका है, यानी कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, सभाएं नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसमें भी बहुत, जलियांवाला बाग एक तरह से कोई छोटा वाला बाग नहीं था, बहुत ही बड़ा बाग, कई एकड़ में फैला था। यानी कि इतने एकड़ में, इसमें 3 से 4 हज़ार लोग इसमें आ सकते थे। किसमें? जलियांवाला बाग में। तो समझ सकते हैं आप कितना
बड़ा ये बाग रहा होगा। तो ये बैसाखी का दिन है, यानी कि बहुत सारे लोग मेले में जा रहे हैं। मेले में एक तरह से बहुत ज़्यादा कोई किसी रिश्तेदार आया हुआ है, किसी के इसकी उसमें गर्मी का भी दिन है, इसके अप्रैल का महीना आज भी चलता है, तो वो थोड़ा सा गर्मी इसमें पड़ने लग जाती है। तो गर्मी का दिन है, तो मान लीजिए दोपहर के समय तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, एक तरह से कितने धूप में रहेंगे, थोड़ा सा ठंडा में खोजता है जैसे कि हवा पानी के लिए एक तरह से। तो वह क्या करते थे कि वह बैसाखी का दिन था, तो मेले में जैसे पहुंचे, ज़्यादा देर हुआ नहीं था, तो मार्शल लॉ जो था उसके जरिए पुलिस वालों ने उन्हें एक तरह से बंद कर दिया मेले को, से आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, बाहर जाइए, नहीं तो फिर यहाँ पे भी फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। वो उस समय की, आज की अगर पुलिस की बात करें, कहीं आप इकट्ठा हो जाओ, डंडे से पीटती है पुलिस, देखते होंगे डंडे से पीटती है। लेकिन उस समय क्या था, डंडे से वो इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे या तो तोप चलते थे या फिर गन चलते थे, दूसरा कुछ चलता ही नहीं था। इस तरह की सिचुएशन उस समय थी। तो आज के इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, और सिर्फ फायरिंग से, वो बंदूकें से ही बात करती थी, ऐसे वैसे डंडे वंडे वगैरह इस्तेमाल वो नहीं करना जानती थी। तो इस तरह से था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से चली जाइए। तो इन लोगों ने क्या किया, मान लीजिए पता चला होगा कि अरे मेले में आए हुए हैं, यानी कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लीजिए कि ये है हमारा मेला, यानी कि ये छोटा सा मेला लगा हुआ है बैसाखी के दिन में पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। ये जो मेला है, मान लीजिए ये मेला लगा हुआ है, इसमें थोड़ी दूर मान लीजिए कि एक बाग है। क्या हुआ है, ये बाग है, जैसे कि कुछ पेड़ टाइप का यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ बाग है जो बहुत बड़ा बाग है, इसमें बहुत ज़्यादा छाँव वगैरह है। तो लोग सोचेंगे थोड़ा सा इसमें बाग कभी घुमाते हैं कि कभी घूमे नहीं यार, इतने दूर आ गए हैं तो थोड़ा इसमें भी चल जाया जाए। इसमें मान लीजिए कि लोग इसमें जा रहे हैं, जैसे इसमें पहुँचेंगे तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा बाग है, थोड़ा इसमें देखने लगेंगे। और इसी में बहुत ज़्यादा लोग भी जितने मेले में थे सभी का, क्योंकि वहाँ पे निकाल दिया गया कि वो सब सामान वामान खरीदे नहीं थे, यानी कि वो घूमने के उद्देश्य से इसमें चले आए। किस में चले आए, जलियांवाला बाग में। यहाँ पे चले आए तो इसमें कुछ लोग भी थे क्रांतिकारी टाइप के, जो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के उठाए जाने पर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नीतियाँ बनाने वाले थे कि ये हमारे उठा लिया, हम इनके साथ ये नीति लगाएंगे, वो नीति लगाएंगे, इस तरह से कुछ बनाने वाले थे। तो एक तरह से सभी लोग इसमें आ चुके हैं, वो भी लोग आ चुके हैं जो मेले घूमने गए हुए, और वो भी लोग आए हुए हैं जो कि एक तरह से राजनीति वाले हैं, जानने वाले व्यक्ति है, और राजनीति में एक तरह से उनकी क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ वो नीतियाँ बना रहे हैं, जिसकी कांग्रेस आपके जानते हैं, गांधी जी वाली कांग्रेस की बात करें, आज की कांग्रेस की नहीं। तो उस समय की जो कांग्रेस थी उसमें भी बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे, क्योंकि एक तरह से इनमें एक्टिव थे। तो वो क्या करे, तो वो भी लोग थे, यानी कि एक अंग्रेजों के खिलाफ जो नीतियाँ बनाने वाले लोग भी हैं, और एक साधारण लोग भी है, आम जनता जो मजदूर टाइप के दो है, वो भी इसमें आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं, जलियांवाला बाग में। कोई घूमने के उद्देश्य से आया है, कोई देखने के उद्देश्य से आया है, कोई मेले में था तो सीधा गया है, कोई थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए आया है। तो वहाँ पे क्या है, मार्शल लॉ लग चुकी है। अंग्रेजों को ये है कि हमने मार्शल लॉ लगा दिया, किसी को भी इकट्ठा नहीं होना, 2 से ज़्यादा लोग तो इकट्ठा होंगे नहीं, अगर वो मान नहीं रहे तो गोली फायरिंग करो, ये नियम था। लेकिन उस समय तो उस समय ये खबर फैली नहीं हुई थी, लोगों को पता नहीं था। आज जैसे सोशल मीडिया का जो चल रहा है, जैसे कुछ भी चीज़ होती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, यानी कि सभी के पास पता चल जाती है। टीवी हो चुके, उसमें ना ही टीवी थी उस समय, ना ही उतना मोबाइल का था, तो इसमें कैसे पता चलेगा। अखबार भी उतने लोग, कितने लोग पढ़ेंगे, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वही तो अखबार पढ़ेंगे ना। तो उसमें लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर मार्शल लॉ पता होता कि ये लगा हुआ है तो मेले में जाते ही नहीं, चाहे कितने भी जरूरी है वो जाते ही नहीं। और इसीलिए वो क्या किए, यहाँ मेले में से, उन मेले में से निकाल दिया गया। तो अंग्रेजों ने नहीं बताया कि तुम घर चल जाओ, ये चल जाकर मेले तुम नहीं कर सकते, पूरा खुल के नहीं बताया गया कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, तुम्हें फायरिंग हो सकती है, तुम्हें जान जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन लोगों को लगा ठीक है भाई, हमारा मेला से निकाल दिया, हम थोड़े बाग में चले जाते हैं, वहाँ पे घूम लेंगे। ये लोग क्या किए, बाग में आ गए। अब बाग कैसा दिखता है वो आपको हम अभी बताते हैं। तो आप मान लीजिए यह है हमारा बाग है, ये कौन सा बाग है, यही है जलियांवाला बाग, हत्याकांड वाला जो बात कर रहे हैं, यही है जलियांवाला बाग, जो जल्ली नामक आदमी के नाम पर बनाया गया है। तो ये जो बाग है इस तरह से मान लीजिए कि पतला सा दरवाजा है, एक तरह से बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा जिसमें आदमी ही घुस सकते हैं, वो भी एक एक करके आदमी घुसने वाले, इतनी पतला संकरी से एक तरफ तक रास्ता है। इसमें जलियांवाला बाग, एक बाग है बहुत बड़ा है, यानी कि एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे 5000 चाबी 6000 बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा बाग है, कई एकड़ में फैला हुआ ये बाग है। इसमें क्या कि जब मेले से निकाल देगा इन लोगों को, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोग यहाँ पे आने लगे, इस तरह से फैलने लगे लोग। और इसमें कुछ राजनीति करने वाले भी थे, कुछ क्रांतिकारी लोग भी थे इसमें। तो सभी लोगों ने मिलकर क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, इंसिडेंट है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे होने लगे, लगभग बात करें 2 से 3000 लोग इसमें इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत ही कम समय में इसमें इकट्ठा हो गए। तो इसमें से 1-2 आदमी तो जो पुलिस फैली हुई थी, क्योंकि मार्शल लॉ लग चुका था, एक तरह से लॉकडाउन टाइप का, तो पुलिस चारों जगह यानी कि इकट्ठी, तो वो ये नहीं इसमें घुस रहे लोग। अब पुलिस मान लीजिए यहीं पे पुलिस क्या है, ये खड़ी हुई, यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, लोग जा रहे हैं, पुलिस रोक नहीं रहे कि यार मत जाओ यहाँ पे। आज की पुलिस होगी तो ये बताएंगे कि यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ का मार्शल लॉ लग चुका है, ये तरह बताते, लेकिन उस समय नहीं बता रहे थे, वो जाओ जाओ तुम्हारी मौत तो पक्की ही है, इस तरह से वो सोच रहे होंगे। और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तरह से लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले सब देख रहे हैं। इसी में से जब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी, लगभग 2 से 3000 तक भीड़ जब पहुँच चुकी, तब इसने खबर किया पंजाब के जो एक तरह से माइकल ओ डायर थे, एक तरह से उनका अधिकारी का नाम है,
उनके पास खबर किया कि अरे आप तो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं और आपका देखो आप तो कह रहे थे कि 2 लोग इसमें इकट्ठा नहीं हो और ये तो मान लीजिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। उसके पास जब खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि जब उसने जो माइकल ओ डायर था उसने जनरल ओ डायर यानी कोई भी आप किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो वो अपने से जो नीचे वाले अधिकारी होते हैं उसको कुछ काम देता है कि तुम ये काम कर लो। इसी तरह से उसने बताया कि एक माइकल ओ डायर ये बड़ा वाला है और जनरल डायर उनसे थोड़ा छोटा वाला है। उसके पास भेजा कि जाओ इन लोगों के पास फायरिंग करो। फायरिंग का उन्होंने आदेश दिया। जैसे ही उन्हें आदेश दिया तो कि ये जो जनरल डायर थे ये पहुंचे और कैसे पहुंचे बहुत बड़ी सीना लेकर। ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध पर जा रहे हैं, वॉर पर जा रहे हैं। वहाँ भेजा साथ है 2 तोप मान लीजिए तोप भी ले रहे थे क्योंकि अरे युद्ध हो नहीं रहा है तो उनको पता था कि हमें इंडियन को मारना है यानी कि हमारे ये जलियांवाला बाग में जो लोग आए हुए इनको खत्म करना है। तो 2 तोप भी ला रहे थे। तोप किस काम की यार, तोप क्यों ला रहे हो, बंदूक से काम लगा ले वो तुम। लेकिन तोप भी ला रहे थे कि देखो कितनी क्रूरता, कैसे क्रूरता ये समाज क्या है। आजकल बात करें तो आज के समय में कितने भी निर्दयी क्यों ना हो व्यक्ति वो तोप का इस्तेमाल नहीं करेगा एक तरह से साधारण लोग पर, क्योंकि ये युद्ध नहीं हो रहा है ना, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई नहीं है, एक साधारण लोग हैं, निहत्थे लोग एक तरह से बोल सकते हैं वे लोग हैं। तोप लाया और अब तक बहुत लंबी चौड़ी सेना लेकर इसमें पहुंच गए। अभी इस समय की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे सभी लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग पूरा भर चुका है बाग, बहुत ज़्यादा। और इसमें फटाक से ये लोग पहुंचते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि तुम्हारे पास 3 मिनट है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाग भी थे यानी कि मान लीजिए इसमें पेड़ वगैरह है तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इसमें यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। किसी के थोड़ा सा 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, किसी के भाई है, किसी के बहन, सभी यहाँ पे बैठे किस लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धूप का समय है, दोपहर का समय, तो ये लोग बैठे हुए थे कि थोड़ा देर में हम चले जाएंगे। तो किसको पता था कि यार यहाँ पे हत्याकांड होने वाला है, हत्या होने वाली है यहाँ पे। और बात करते यहाँ पे थोड़ा सा कुआं भी था यानी कि एक तरह से कुआं भी था यहाँ पे, जैसे कि आप मूवी वगैरह में देखे होंगे तो यहाँ पे कुआं भी मान लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये पहुँचे तो मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए, यहाँ पे कुछ सभाएं चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे लोग बैठे हुए तो यहाँ पे कुछ बताए थे ना, कुछ राजनीति करने वाले लोग भी आए थे, कुछ माइक वाइक का जो व्यवस्था भी किया गया था। तो इन लोगों ने यहाँ पे जैसे ही मंच पर यहाँ पे पहुँचते ही इन्होंने भाषण देना शुरू किया कि जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरह का जो बोलता है ना, इस तरह से उन्होंने बोला। जैसे ये बोला तो हम इंडियन की आदत होती है थोड़ा सा देख लेते हैं भाई ये क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये सभी ने उठ के यहाँ पे पहुँच के सुनने के लिए, किस लिए सुनने के लिए पहुँच के, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सेना भी आ चुकी है और कहीं पे खटाखट सभी ने सेना किया हुआ है, सेना तैनात हो गई अपनी बंदूक लेके। पूरी सेना यानी 1-2 लाख, पूरे जो ये गेट है एक ही गेट है, गेट तो बहुत सारे हैं, मान लीजिए यहाँ से भी गेट है, यहाँ से भी गेट है, यहाँ से भी गेट है, नहीं 4-5 गेट है, लेकिन सब में ताला लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं जा सकता। और एक ही गेट है जहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, सिर्फ पुलिस किस लिए, वहाँ पे गोली चलाने के लिए। और फटाक से जो ये जनरल डायर थे ये पूरा माइक हुआ के लिए और बोले कि तुम्हारे पास कितने 3 मिनट है, भागना चाहो तो भाग लो। अब इतनी भगदड़ या कि 2000-3000 लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कैसे भाग सकते हैं और किसी को पता थोड़ी है कि यहाँ पे फायरिंग होने वाली है। और जैसे ही बोला 3 मिनट समाप्त हुए, गोली चलानी शुरू कर दी। फिर बात करते हैं 10 मिनट, यानी कहा जाता है 10 मिनट तक लगातार गोलियाँ चलती रही इन इंडियन के ऊपर, इन निहत्थे लोगों के ऊपर, इन मजदूरों के ऊपर, इन आम जनता के ऊपर। कोई युद्ध नहीं चल रहा है फिर भी 10 मिनट लगातार फायरिंग करते रहे। और शुक्र मनाओ यहाँ पे तोप नहीं गई, तोप जाती तो एक पीक भी लोग नहीं बचते। ऐसे मान लीजिए गोली चल रही है, गोली मान लीजिए जो पहली वाली जो लोग है यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे लोग मरेंगे तो बाकी लोग भागेंगे ना, तो यहाँ पे यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ पे भाग रहे हैं। जैसे लोग जिस तरफ ज़्यादातर मेजर लोग जहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या कहते जो टोप था, जो गोलियाँ उसके साइड इस तरह मुड़वा दी कि यार यहाँ पे फायरिंग करो, लेकिन ज़्यादा तो लोग मैक्सिमम लोग मरने चाहिए। इस तरह से जनरल डायर का काम था, पूरा इस तरह से पूरा मुंह को यहाँ पे मरवा दिया कि यहाँ पे जितने भी राहत जनता जा रही है वहाँ पे फायरिंग करो। पूरे फायरिंग, किसी पे कंधे पे गोली लग रही है, किसी में आंख पे गोली लग गई, किसी में नाक पे गोली लग गई, पूरे गोली मान लीजिए कि कुछ जिसके लगेगा सही जगह वही तो मरेगा ना। किसी के मान लीजिए कि उंगली पर गोली लगी, वो कैसे मरेगा, तो तरफ रहा है ना। इस तरह से तरफ के लोग मरे थे। और इंडियन ये जो बताते हैं जो उसमें उस समय जो कांग्रेस थी उसने जो इसमें पता लगा कितने लोग मरे कितने लोग घायल हुए, तो उसमें बात करते हैं 1500 लोग मारे गए थे, 2000 लोग घायल हुए थे। और इस सरकार जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या कर दी कि 300-400 लोग मरे हैं, ज़्यादा नहीं, और 1000 लोग घायल हुए। यानी कि इनके तो ये कमी बताएंगे ना, क्योंकि तो राज करना है इंडिया पर। इस तरह से बहुत सारे लोग तो इसमें मारे गए थे। और अगले दिन मान लीजिए कुछ लोग बच सकते थे, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी जलियांवाला बाग में प्रवेश करेगा ना, इन लोगों को बचाने की कोशिश करेगा, उसका भी यही हश्र होगा। ये पूरी नियम पूरे फैला दी कि इस तरह से कोई इसमें आए ना, जिसकी भी रिश्तेदारी से मारे गए तो वो तरफ का यही पे मर गए। और साथ जब गोलियां चल रही थी तो ये जो कुआं था 100 लोग तो कुएं में कूद कर सिर्फ मारे गए थे। छोटा किसी का बच्चा है, किसी का, आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, कुछ मूवी आपको सजेस्ट कर देते हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसे कि एक भगत सिंह की मूवी है, जैसे कि आप भगत सिंह, आपको पता होगा भगत सिंह जो थे उस समय बच्चे थे,
क्योंकि ये स्कूल गए हुए थे। मान लीजिए ये 13 अप्रैल के ये घटना हुआ 13 तारीख की, तो ये भगत सिंह क्या करते हैं 14 तारीख के सुबह में अपने स्कूल से वापस आते हैं, जब इनको पता चलता है कि जलियांवाला बाग में ऐसा हो गया, बहुत गोलियां चल गई, लोग मारे गए। तो ये 14 तारीख के यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे जलियांवाला बाग में देखते हैं कितने लोग मारे गए। इनमें एक और व्यक्ति थे प्रमुख, जिनका नाम था करतार सिंह सराभा। जैसे कि आप 12th में जब आप एक चैप्टर हिंदी का वो पढ़े होंगे भगत सिंह वाला, तो आपको पता होगा कि ये करतार सिंह सराभा का, भगत सिंह हमेशा अपने जेब में उनकी तस्वीर रखते थे। करतार सिंह सराभा के इतने बड़े फैन थे, तो उनको भी वो भी इसी में मारे गए थे। सोच लीजिए, मैं दीवार थे ना, मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, दीवार पर लोग चढ़ रहे थे, तो आज भी देखेंगे ना दीवार पर तो गोलियों का निशान होगा। जैसे कि आपको हम बता देते एग्जाम्पल से, देखिए ये जो है आप देख सकते हैं, ये यही जलियांवाला बाग की ये दीवार है, देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों का भी निशान आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से गोलियां जो चली थी इतनी 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा गोलियां। देख सकते ये जो गोलियों का निशान है आज भी देख सकते हो, समझिए 1919 की घटना है, आज की ये इमेजेज है, आज की देख सकते हैं इतनी बड़ी गोलियों का निशान। तब से आज भी लोग घूमने जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के। और ये इनका यही है माइकल ओडायन, इसी का नाम है माइकल ओडायन, जिसने आदेश दिया कि इसमें गोलियाँ चलाया जाए। इसी आदमी है इसमें आदेश दिया, तो इसको जरूर आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। और उस समय बात करें तो भगत सिंह का जो डेट है वो कितने 1907 के जन्म है, 1907 के जन्म है। और ये घटना कब हो रही है, ये हो रही है 1919 की, यानी कि ये मान लीजिए 12-13 साल के ये बच्चा है भगत सिंह, तो इतने एक्टिव नहीं है। तो इन्होंने बहुत ही रोल प्ले किया भगत सिंह के जीवन में ताकि वो क्रांतिकारी बने। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी बच्चे ही है, वो भी 1906 में जन्मे हुए हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।